नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपने तरीके से कर रहे होंगे। और आज मैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने। और आज का वीडियो लेक्चर कक्षा 9 के जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि बाकी सारे मैंने पुराने वीडियो में बता दिए हैं। पिछले वीडियो में जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और पिछले वीडियो को देख लेंगे। आज ये लास्ट सेशन है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम बताने वाले हैं। और आज का टॉपिक क्या चलने वाला है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो वाष्पीकरण का होगा, इवापोरेशन का होगा। और वाष्पीकरण से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी जानकारी आपको हम आज प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आज क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों में क्या होता है कि क्वथन और वाष्पीकरण में उनको संदेह होता है। और संदेह इसलिए होता है क्योंकि दोनों प्रक्रिया एक जैसी ही होती है, इसलिए दोनों में डाउट बने रहते हैं। लेकिन कुछ उनमें जो अलग है, कुछ विषम है, वो आज आपको बताएंगे। तो चलते हैं, देर न करते हैं। आज पहला टॉपिक स्टार्ट ही होता है हम लोग का ये वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। पहले तो समझ लेते हैं कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो बात को समझिएगा, वाष्पीकरण क्या होता है कि द्रव का वाष्प बनना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्प। अब ये वाष्प में बदल रहा है तो आप कहेंगे सर वाष्प कौन सा माध्यम है, तो आपको हम बताते हैं कि वाष्प का मतलब हो जाता है गैस में, या इसी को बोल देते हैं भाप। इसे क्या बोल देते हैं, भाप। दिखाई दे रहा है। तो द्रव का वाष्प या भाप में बदलना, गैस में बदलना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाष्पीकरण। अब इतना आप कहेंगे सर कि यही तो क्वथन में भी हम लोग पढ़े थे कि द्रव का गैस में बदल जाना क्वथन होता है। तो वो क्वथन भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। अब द्रव का वाष्प या गैस में बदलना, भाप में बदलना, ये वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण एक चीज मैंने आपको उसमें और बताया था कि जिसके लास्ट में करण आ जाए, आपको मैंने कहा था कि इसके लास्ट में करण आ जाए तो उससे पहले जो लिखा रहता है उसी में बदलना आ जाता है। अब आपको यहाँ पर वाष्पीकरण दिया है तो करण का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बदलना। और किस में बदलना है, तो वाष्प में बदलना है। और वाष्प किसे कहते हैं, तो वाष्प गैस है एक प्रकार का। जब द्रव गैस में बदलता है तो उसे वाष्प कहते हैं। और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा उसका होता है भाप। जैसे आपने देखा होगा कि कभी पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता हुआ आपको दिखाई देता है, तो भाप ही क्या है, वाष्प है। अब इसमें एक चीज आपको हम बता दें कि द्रव का वाष्प में या गैस में या भाप में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अब इसकी परिभाषा अगर आप हमसे पूछेंगे सर परिभाषा इसकी बता दीजिए, तो परिभाषा भी आपको लिख दे रहे हैं हम। परिभाषा आराम से नोट कर लीजिएगा इसकी। अब इसकी परिभाषा क्या है समझिए। परिभाषा ये है इसकी कि द्रव का किसी भी ताप पर वाष्प या इसे क्या बोलते हैं, ये गैस का ही फॉर्मिंग है, वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। समझ में आई बात। किसी भी द्रव का किसी भी ताप पर वाष्प में बदल जाना या भाप में बदल जाना या गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। आपको याद होगा कि जब मैंने क्वथन आपको बताया था, बॉइलिंग आपको बताया था, तो क्वथन में मैंने परिभाषा आपको ये बताई थी कि निश्चित ताप पर, बस वही डिफरेंट है बच्चों, उसी को ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग में क्या होता है, क्वथन में क्या होता है कि निश्चित ताप होता है, और इसमें क्या होता है किसी भी ताप पर। चीज वही है, मतलब क्वथन में भी द्रव जो होता है वो भाप ही बनता है, वाष्पीकरण में भी द्रव जो होता है वो भाप ही बनता है। बस फर्क इतना सा है कि क्वथन निश्चित ताप पर होता है, उसकी जो ताप होता है वो एक निश्चित होता है, और ये किसी भी ताप पर हो जाता है। इसका ताप अनिश्चित होता है, चेंज होता रहता है। तो द्रव का किसी भी ताप पर वाष्प में या भाप में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण।
अब इसका मुझसे उदाहरण अगर आप पूछेंगे सर कि इसका उदाहरण बता दीजिए, तो उदाहरण भी आपके पास है, और उदाहरण मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप इसके बाद कभी भी वाष्पीकरण का उदाहरण भूलेंगे नहीं। कपड़े का सूखना, कपड़े का सूखना वाष्पीकरण है। कपड़े का सूखना क्या है? वाष्पीकरण। जब हम कपड़े को धो करके कहीं पर डाल देते हैं, कहीं हवा में या धूप में, तो वो सूख जाता है कुछ समय में, तो वो किसका है? वो घटना क्या है? वाष्पीकरण है। ठीक है, चलिए और इसका चाहिए आपको उदाहरण तो और भी ले सकते हैं। ठीक है, मटके का पानी, मटके का पानी ठंडा होना, मटके का पानी जो होता है वो आप देखेंगे गर्मी में मटके का पानी जो होता है ठंडा होता है। इसका क्या रीजन है? तो मटके का पानी का ठंडा होना क्या है? वाष्पीकरण की घटना है। अगर आपको कोई भी चीज़ ठंडी होने की बात कर दे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी आपको पूछे कि इसके वजह से ठंडा लगता है, क्यों लगता है, तो हमेशा उसका आंसर होगा क्या? वाष्पीकरण। जैसे पसीना होने पर ठंडा होना, तो वो क्या है? वाष्पीकरण। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन बता रहे हैं हम, क्योंकि जब पसीना होता है तो जहाँ तक पसीना होता है वहाँ तक का एरिया क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की उष्मा को क्या करता है? एब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है वहाँ की उष्मा को, गर्मी को। और जैसे ही उड़ता है तो उतने समय में क्या होता है कि वहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर उसे हीट करने लगता है, गर्म करने लगता है, इसलिए कुछ समय तक हम लोग को क्या लगता है? ठंडा लगता है। सेम वही प्रोसेस मटके में होता है। मटके की दीवारों में बहुत महीन छिद्र होते हैं। जैसे ही मटके में आप पानी भरेंगे तो उन छिद्रों में से पानी की हल्की हल्की मात्रा रिस करके बाहर आती है, और वो वाष्पीकरण हो जाती है। और वाष्पीकरण होने से मटके का जो सतह होता है वो ठंडा हो जाता है, और जब सतह ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर का जो पानी है वो भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब इसमें कहेंगे सर कि मटके में जो है छिद्र कहाँ से होता है? तो आपने कभी मटके में पानी भर के देखा होगा, जैसे ही आप मटके के अंदर पानी भरते हैं तो उसके दीवार जो होती है मटके की वो चेंज हो जाती है, वो लगता है जैसे नमी हो गई है, पूरा नम हो जाती है। इसे आप घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो वो पानी उसके अंदर से बाहर आता है, हल्की मात्रा में आता है, और वही वाष्पीकृत होता रहता है। तो मटके का पानी ठंडा होना, कपड़े का सूखना, ये वाष्पीकरण का क्या है? उदाहरण है। ऐसे तमाम जो ठंडे लगते हैं वो सब वाष्पीकरण है। जैसे पेट्रोल त्वचा पर गिरता है, पेट्रोल या डीजल, तो ठंडा लगता है, ये भी वाष्पीकरण है। स्प्रिट गिरता है त्वचा पर, ठंडा लगता है, ये भी वाष्पीकरण है। कपड़ा सूख जाता है, ये भी वाष्पीकरण है। तालाब का पानी सूख गया, वाष्पीकरण है। पोखरा का पानी सूख गया, वाष्पीकरण है। जितने भी चीजें अपने से सूख जाएं, किसी ताप पर अपने से दिन भर में सूख जाए, उनको अलग से ताप देना ना पड़े, वो स्वतः क्रिया हो, स्वतः मतलब अपने आप क्रिया हो, तो उस हर चीज को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। अब पानी गर्म कर रहे हो तो वाष्पीकरण नहीं है। पानी गर्म करना क्या है? क्वथन। जहां पर आप टेम्परेचर दोगे या आप खुद गर्म करोगे तो वो क्वथन है, बॉइलिंग है। और जहां उससे प्रकृति गर्म करेगी तो वो वाष्पीकरण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसे प्रकृति गर्म करती है, सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सब गर्म करते हैं, तो वो वाष्पीकरण होता है। और जिसे इंसान गर्म करता है वो क्वथन होता है। बस इतना ही फर्क है वाष्पीकरण में और क्वथन में। इस बात फर्क को, इस भिन्नता को समझ लीजिएगा कि जिससे प्रकृति गर्म करती है, भाप बनाती है, उसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, वो वाष्पीकरण कहलाता है। और जो इंसान गर्म करके उसे भाप बनाता है वो क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। अब ऐसे तमाम उदाहरण आप अपने दिमाग में देख लीजिए कि जो प्रकृति के द्वारा गर्म होते हैं। मैंने क्या बताया? कपड़े सूखना, कपड़ा तो कोई आदमी टेम्परेचर लगाकर सुखाता नहीं है, कपड़ा अपने सूखते हैं, वाष्पीकरण है। पसीना अपने सूखता है, वाष्पीकरण है। तालाब का पानी अपने सूखता है, वाष्पीकरण है। समुद्र से पानी ऊपर जाता है भाप बन करके, वाष्पीकरण है। नदियों से पानी जाता है, वाष्पीकरण है। तो इतना आप समझिएगा कि जिसे प्रकृति जो है गर्म करती है वो वाष्पीकरण होता है, और जिसे इंसान गर्म करता है वो क्वथन होता है। और क्वथन में निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है और इसमें किसी भी ताप पर। तो यहां से इसकी परिभाषा नोट कर लेंगे और उदाहरण भी नोट कर लेंगे।
या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे आगे। चलिए फिगर वाइज समझते हैं। अब इस फिगर में ध्यान देंगे सभी लोग। इसमें देखिए ध्यान से, इधर क्या दिया है, एवापोरेशन दिया है, मतलब ये क्या वाष्पीकरण है। ये कौन सी घटना है, तो ये वाष्पीकरण है। और इधर क्या है, ये क्वथन है। अब इस फिगर से समझिएगा, वाष्पीकरण में क्या होता है कि इसमें केवल जो द्रव है उसके ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं वो वाष्प में बदल जाते हैं, निचली सतह के वैसे ही रहते हैं। बस ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं जल के या द्रव के, वो वाष्प में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये वाष्पीकरण में होता है। कभी भी नदी में जाइएगा या कभी भी नदी में नहाए होंगे, तालाब में नहाए होंगे, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, एक चीज़ आपको पता रहा होगा कि जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं, पानी के अंदर, नदी में नहाने गए, पानी के अंदर प्रवेश किए, तो आप इस चीज़ को वहाँ पर फील करते हैं कि पानी का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है, पानी के अंदर का हिस्सा जो होता है उसका टेम्परेचर अलग होता है। इस चीज़ को आप भाप किए होंगे। जैसे ठंडी में नहाने गए होंगे नदी में, तो पानी का जो ऊपरी हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा रहा होगा निचले लेयर के हिसाब से। गर्मी में नहाने गए होंगे तो पानी का ऊपरी हिस्सा गर्म लगा होगा और पानी का निचला जो लेयर है वो ठंडा लगा होगा। इस बात को आप नोटिस किए होंगे अगर आप नदी में या तालाब में नहाए होंगे, या अगर नहीं नोटिस किए तो अब जाकर जब नहाइएगा तो थोड़ा ध्यान से नोटिस करिएगा। गर्मी में जब नहाइएगा तालाब में तो उसका पानी का ऊपरी लेयर हल्का गर्म लगेगा और निचला जो रहेगा वो ठंडा लगेगा। रीजन क्या है, कारण समझिए। कारण यह है कि जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण में जो द्रव के ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं यही वाष्पीकृत होते हैं, मतलब यही भाप में बदलते हैं और लेयर करके भाप में बदलते जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे पानी क्या होता है, खत्म होता है, सूख जाता है, क्योंकि ये जो परत होती है धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाने लगती है और धीरे धीरे सूखने लगती है। अब बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग में हर परत जो होती है, हर जगह के अणु जो होते हैं द्रव के, सब अणु गतिशील हो जाते हैं, मतलब सब क्या होते हैं, भाप बनना शुरू कर जाते हैं सब। बॉइलिंग में क्या होता है कि सारे जो द्रव के अणु होते हैं, चाहे वो निचले लेयर के हों चाहे ऊपरी सतह के हों, वो सब के सब भाप बनना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे खौलती हुई चाय में चाय पत्ती का ऊपर आना, कभी आपने चाय खौलती है तो उसकी चाय पत्ती ऊपर आते हैं, वो देखे होंगे आपने। तो चाय पत्ती क्यों ऊपर आती है, क्योंकि चाय पत्ती एक कण है, वो तो नीचे बैठी रहती है, लेकिन वो पानी जो होता है वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, तो चाय पत्ती को ढकेल लेकर चला जाता है। बात समझिए कि नहीं आई। जब पानी के अणु जो गर्म होते हैं वो ऊपर भागते हैं, जो ठंडे होते हैं वो नीचे आते हैं, फिर गर्म होते हैं तो ऊपर भागते हैं, क्योंकि भैया टेम्परेचर कहाँ लगा रहे हो, नीचे में ना लगा रहे हो। चाय गर्म करोगे तो कहाँ आग लगाओगे, नीचे में ना आग लगाओगे, तो नीचे आग लगाओगे तो इधर नीचे की लेयर गर्म हो जाती है पूरा, और जब नीचे की लेयर गर्म हो जाती है तो ये गर्म अणु ऊपर भागते हैं, तो ठंडे वाले नीचे भागते हैं, फिर गर्म होकर ये ऊपर भागते हैं, ऊपर नीचे इतना ऊपर नीचे करते हैं कि चाय पत्तियों को ऊपर लेकर ढकेले चले जाते हैं। अपने तो अपने उसको धकियाते हुए लेकर चलते हैं, चल देख ऊपर का मजा ले। अब वो चाय पत्ती ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है बेचारा, तो ये चाय पत्ती ऊपर नीचे दिखने लगती है। तो ये किसका रीजन है, ये क्वथन का रीजन है। क्वथन में द्रव के सारे अणु गतिशील हो जाते हैं, सभी गर्म होना शुरू कर देते हैं, लेकिन वाष्पीकरण में केवल कौन से अणु गर्म होते हैं, सतह के, और यही वाष्प में बदलते हैं, और इसके सारे अणु वाष्प में बदल जाते हैं। इसीलिए क्वथन की क्रिया बहुत तेज होती है। ये एक का घंटा में मारेगा, पूरा एकदम गर्म कर देगा, भाप बना देगा। जैसे देखियो ना, भगोना में पानी उनी गर्माते हैं तो क्या करता है, बस तनी से लगा देगा आँच मजे का, अब वो मारेगा एक का घंटा में पूरा भाप बना देगा, अब पनिया खत्म कर देगा, खौला के उड़ा देगा पनिया। और इसमें क्या होता है कि जो तालाब होता है, ये वाष्पीकरण ये धीरे धीरे एकदम मंद तरह से चलता है। तालाब का वो एक दिन में सूखा है का, तालाब को सूखने में 1 महीने 2 महीने लग जाते हैं, बहुत आराम से चलता है। गांव की भाषा में इसको रवे रव कहते हैं, एकदम रवे रव चलता है बेचारा, एक एक लेयर खत्म करता रहता है, एक एक लेयर वाष्प बनाएगा उड़ाता रहेगा, वाष्प बनाएगा उड़ाता रहेगा। तो ये धीरे धीरे 2-4 महीने में कवर करेगा। तो पोखरा या तालाब या नदी एक दिन में नहीं सूखती, उसको 2-4 दिन
एक आध 2 महीने, एक आध साल लग जाते हैं उसको सूखने में। लेकिन ये जो क्वथन होता है ये इतना इसमें लगाया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, ये 1 घंटे मारेगा, एकदम भाप बना के उड़ा देगा, पता ही ना चलेगा इसका, इतना तेज उड़ाएगा। कभी देखे होंगे कढ़ाई रखते हैं हम लोग, जब उसे गर्म करते हैं या उसमें कुछ बनाने वाले होते हैं तो कढ़ाई रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाता है और पानी 1 मिनट में मारता है, भाप बनकर उड़ जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्वथन हो रहा है, वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। तो ये वाष्पीकरण और क्वथन दोनों आपको फिगर वाइज समझ में आया यहाँ से। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये प्रभावित करने वाले कारक किसे कहेंगे? तो प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये हुआ कि जो वाष्पीकरण की दर को या तो बढ़ा दे और या तो क्या कर दे, कम कर दे। अगर बढ़ाव देगा तो भी वो कारक है और कम भी कर देगा तो भी वो कारक है, मतलब कुल मिला जुला करके उसे प्रभावित कर दे। अब प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, या तो उसको बढ़ा दे और या तो उसको घटा दे, कम कर दे। तो कौन कौन से कारक होते हैं समझ लेते हैं उन्हें। तो पहला तो कारक होता है ताप। पहला कारक क्या होता है, ताप। टेम्परेचर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर मतलब ताप क्या है, बाहरी ताप क्या है, कम है, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसे समझिए थोड़ा सा उदाहरण से। जैसे गर्मी के समय में सबको पता है कि ताप क्या होता है, ज्यादा होता है गर्मी के समय में, और गर्मी के समय में वाष्पीकरण क्या होता है, तेज होता है। कपड़े डालेंगे आधे घंटे में सूख जाएंगे, कहीं पानी वगैरह रहेगा 1 दिन में सूख जाएगा। तो ताप जब अधिक होता है गर्मी के समय में तो ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक समझ में आई बात। दूसरा क्या होता है, दूसरा कारक होता है वायु। अब ये वायु भी वाष्पीकरण का कारक है भाई, बिल्कुल है भाई। अब वायु क्या है कि अगर वायु में गति रहेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और वायु में गति नहीं रहेगी तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे तेज हवा चल रहा है तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और हवा चलेगा ही नहीं तो कपड़ा थोड़ा देर में सूखेगा। हम लोग भी कपड़ा सुखाते हैं तो गीला कपड़ा जैसे डालते हैं, डारा रहता है, डारे पे डालते हैं तो हवा तेज चलती है तो जल्दी सूख जाता है, हवा तेज नहीं चलती है तो थोड़ा सा समय लेकर सूखता है। तो हवा भी वाष्पीकरण को, वायु भी वाष्पीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है, ताप भी करता है। तीसरे नंबर को समझ लेते हैं। तीसरा नंबर प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता, इससे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ये आर्द्रता जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत से बच्चे तो सर इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। जब हवा में पानी की मात्रा हल्की से आ जाए तो उसे आर्द्रता कहते हैं, आर्द्र वायु कहते हैं। समझ में आई बच्चों। जैसे कूलर की हवा लिए हो कि नहीं लिए हो, तो कूलर की हवा में अब फराटा का हवा लिए होगे, देहात में फराटा चलता है, तो फराटा का हवा में और कूलर के हवा में क्या फर्क होता है। फराटा की हवा जो होती है वो मारेगा पूरा देहिया छिल देगा, वो उसमें एकदम सूखापन होता है, वो शुष्क हवा होती है, जैसा पीछे पाएगा वैसा घींच के ओनिया आ देगा इधरिया। लेकिन कूलर में क्या होता है कि उसमें पानी की मात्रा होती है, कूलर में पानी डालते हैं वही पानी वो मात्रा ऊपर लेता है और वही पानी हवा में झर कर क्या करता है, मिक्स करके फेंकता है अगवा, और आदमी जो सोते हैं उनको ठंडा लगता है, आराम से सोते हैं। तो जो कूलर में हवा होता है वो पानी के साथ होता है इसलिए ठंडा लगता है, और वो ठंडी हवा को ही क्या बोलते हैं, आर्द्र वायु बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, नमी बोलते हैं। कहते हैं ना नमी है, नमी का मतलब ठंडापन, पानी की मात्रा। अब ये भी वाष्पीकरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर मौसम आर्द्र है, नमी वाला है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मौसम शुष्क है
तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, आर्द्र वायु होती है, नमी होती है, तो बारिश में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है, ठंडी में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। कपड़े जल्दी कब सूखते हैं, गर्मी में। तालाब जल्दी कब सूखते हैं, गर्मी में। सर्दी में बहुत कम सूखते हैं, बारिश के मौसम में बहुत कम सूखते हैं। क्यों बहुत कम सूखते हैं, क्योंकि बारिश और सर्दी में कौन ज्यादा होती है, आर्द्रता, नमी ज्यादा होती है। हवाएं देखते हो ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है बारिश के समय में, ठंडी के समय में भी हवाओं में ठंड होता है, तो ये नमी है। तो यहां से समझ में आया, तो ये प्रभावित करता है, ये भी आर्द्रता भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला जो है चौथा नंबर पे बताने जा रहा हूं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब इसे क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। अब कहेंगे सर कि क्षेत्रफल, ये तो हम लोग मैथवा में पढ़े थे क्षेत्रफल होता है, ये तो विज्ञानिया में क्या करे आ गया क्षेत्रफल। तो विज्ञानिया में इसलिए आया है कि क्षेत्रफल भी जो होता है वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अब कहेंगे सर कि नहीं मानते हम, तो भाई मनाना तो पड़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा जगह रहेगा वाष्पीकरण की दर उतनी अधिक होगी, और जितना कम जगह यहाँ रहेगा वाष्पीकरण उतना स्लो होगा, उतना कम होगा। जैसे अगर वाष्पीकरण करना है तो क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। गांव में देखते होंगे जब गेहूं वगैरह धो करके महिलाएं सुखाती हैं, ऊपर छत पर सुखाती हैं, नहीं तो हम लोग के समय में तो क्या होता, चरपहिया पर डाल देती थी गेहूं। तो गेहूं क्या करती है कि पूरा छत भर फैला देंगे पूरा। अब वो पूरा छत भर फैला देंगे, छत भर पूरा फैला रहेगा गेहूं। अब जब छत भर फैला रहेगा तो ज्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से जल्दी क्या हो जाता है, गेहूं सूख जाता है। अब वो अगर गेहूं को थोड़के जगह में गोलिया कर रख दिया जाए तो जल्दी सूखेगा नहीं। कपड़ा ही देख लो, कपड़ा को जल्दी सुखाने के लिए क्या करता है, कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए पूरा एकदम फैला कर देते हैं कि नहीं, फैलने से क्या होता है, ज्यादा एरिया लेगा तो ज्यादा जल्दी सूखेगा। और उसे गोलिया के कपड़ा को अगर रख दे कहीं पर, कपड़ा को धो करके गोलिया के रख दे तो 3-4 दिन में सूखेगा, उस जल्दी सूखेगा ही नहीं। तो क्षेत्रफल भी वाष्पीकरण पे क्या करता है, प्रभावित करता है। चाय देखें आप लोग, जल्दी से गिलासिया में चावा जो होता है वो नहीं ठंडा होता है, तो क्या करते हैं, प्लेट में उसे क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, इसमें प्लेट में उझिल लेते हैं, और उझिलने के बाद देखते हैं वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि गिलास में था तो क्षेत्रफल क्या था, कम, प्लेट में डाल दिए क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा, और क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो वाष्पीकरण हो गया, जल्दी से ठंडा हो गया। तो क्षेत्रफल भी क्या करता है, मायने रखता है किसको, वाष्पीकरण को प्रभावित करने में। जब ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, और जब कम क्षेत्रफल रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। समझ में आई बात, ठीक है। पहले के लोग जब बारिश हो जाता था, पानी उनी कहीं पर गोलियाया रहता था, तो पानी को अगर झड़ुआ से मार देते तो वो पूरा फैला देते थे पानी को। जब पानी पूरा फैल जाता था 10 मिनट में वो पूरा सूख जाता था जमीन। ये सब क्षेत्रफल, ये पहले के लोग बहुत जानते तो थे लेकिन पढ़े नहीं थे, लेकिन सारी चीजें जानते थे वो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, ठीक है। ये जो है कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। चलेंगे आगे। चलिए, अब आपका लास्ट है ये टॉपिक, इस चैप्टर का जो कक्षा 9 का पहला चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक ही बताने जा रहा हूं। और ये लास्ट क्या है, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर। अब यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वाष्पीकरण और क्वथन में क्या क्या अंतर है। चूंकि दोनों क्रिया एक जैसी दिखती है तो इसमें कुछ तो अंतर होता ही है, तो उस अंतर को ही बताने जा रहे हैं। इस अंतर को बढ़िया से नोट करिएगा कॉपी पर और याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इसमें अंतर को लेकर चलते हैं। तो पहला अंतर मैं बता दूं यहाँ पर, वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण धीमी क्रिया है, वाष्पीकरण कौन सी क्रिया है, धीमी क्रिया है। तो सर ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसका पहला नंबर है, ये जो क्वथन हो जाएगा ये तीव्र क्रिया है। क्वथन तीव्र मतलब तेजी से होने वाला, तीव्र क्रिया है। समझ में आई बात। ये धीमे होता है, मैंने कहा ना, ये 1-2 दिन 4 दिन महीनों ले लेगा, सालों ले लेगा सूखते सूखते, और वो तीव्र क्रिया बहुत तेजी से होता है। अगला
समझ लेते हैं। दूसरा नंबर, वाष्पीकरण अनिश्चित ताप पर होता है। अनिश्चित ताप पर होता है। तीसरा लिख लेंगे इसका, वाष्पीकरण में ऊपरी सतह के अणु, ऊपरी सतह के अणु वाष्प में बदलते हैं। और इसका एक चौथा भी लिख लीजिएगा, वाष्पीकरण बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। समझे? वाष्पीकरण सबसे धीमी होने वाली क्रिया है। वाष्पीकरण एक अनिश्चित ताप पर होती है। अनिश्चित मतलब किसी भी ताप पर हो जाएगी, दिनवा भर होती रहेगी, उसका कोई निश्चित ताप नहीं होता। वाष्पीकरण में जो ऊपरी सतह के अणु होते हैं, मतलब जहां पानी है, पानी का सबसे ऊपरी लेयर, उसके जो अणु होते हैं वो वाष्प में बदलते हैं, न कि नीचे वाले। जब वो वाष्प में बदल जाएंगे तब नीचे वाले का नंबर आएगा, तब वो बदल जाएगा तो उसके नीचे वाले का नंबर आएगा। ऐसे धीरे धीरे वो लेयर क्या होती है, कम होती रहती है। और वाष्पीकरण में बाह्य कारक द्वारा प्रभावित होते हैं। बाह्य कारक का मतलब जो अभी मैंने आपको बताया, ताप, आर्द्रता, ये जो बाह्य कारक होते हैं इनसे वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आर्द्रता से, क्षेत्रफल से, ताप से, इनसे वो प्रभावित हो जाती है वाष्पीकरण। अब आते हैं, बात करते हैं उसके क्वथन का। क्वथन में दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्वथन निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। तीसरा पॉइंट है, क्वथन में द्रव के सभी अणु, द्रव के सभी अणु वाष्प में बदल जाते हैं। चौथा है, क्वथन बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये आपको मैंने अंतर बता दी, समझ लीजिएगा। क्वथन बहुत तेजी से होने वाली क्रिया है। क्वथन निश्चित ताप पर होता है, इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है, निश्चित ताप होता है, उस पर ये क्वथन की क्रिया होती है। क्वथन में द्रव के सभी अणु क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं, और सभी अणु वाष्प में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। किसी अगर भगोने में पानी आप गर्म करो तो उसके पूरे भगोने में जितने पानी है उसके सभी अणु क्या होंगे, वाष्प में बदलना शुरू कर देंगे। क्वथन का कोई बाह्य कारक से कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कोई बाह्य कारक से संबंध है नहीं। बाहर ठंडी है कि गर्मी है, क्षेत्रफल कम है कि ज़्यादा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सभी को क्या करता है, मतलब उस निश्चित ताप पर ये तुरंत क्या करता है, गर्म करना शुरू कर देता है। इसका ठंडी गर्मी बरसात से कोई लेना देना नहीं, इसका ज़्यादा क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, इसका आर्द्रता से
कोई लेना देना नहीं है। इसका वायु की गति से भी कोई लेना देना नहीं है। इसका बाह्य कारक से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया होती है। जो सारा लेना देना है वो किस पर है? इस पर है, वाष्पीकरण में। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, अब भी इसे दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, स्वतः हो रहा है, वो वाष्पीकरण होता है, और जो इंसान करता है वो क्वथन होता है। अगर हम गर्म करें तो क्वथन, और अगर प्रकृति गर्म करे तो वाष्पीकरण। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है कक्षा 9 का। ये वीडियो कैसा रहा उससे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।